Hello everyone, welcome to Smart Study channel. Today we are going to launch a new series on modern history important questions. ठीक है, हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वेदर इट इज़ यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, एसएससी, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। बिकॉज देखिए हमेशा जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है स्टैटिक जीके का, राइट। तो इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इसमें। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 का जो रिवॉल्ट है उसके रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओवर द टाइम इंडियन पीपल वर सफरिंग ड्यू टू ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज बट दे नेवर रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। इट मीन्स कि इंडियन जो लोग थे वो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, बट रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले उन्होंने कभी रिवॉल्ट नहीं किया। ठीक है। Then second statement is, the landless peasantry and rival indebtedness was one of the factors that led to revolt of 1857। कि जो लैंडलेस पीजेंट्री थी और इंडेप्टेडनेस थी, ठीक है, जैसे कर्ज वगैरह था, तो ये फैक्टर रहा रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है। देन थर्ड स्टेटमेंट इज, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये बोलते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हमें कोई हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं दिखी। ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड है सेकंड ओनली, सी ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड ओनली, एंड देन डी ऑप्शन इज ऑल आर करेक्ट। तो मैं 30 सेकेंड्स वेट करती हूँ, आप इसका आंसर दीजिए। एंड उसके बाद जो है आप लास्ट में जो है एक देखेंगे कि आपके 5 क्वेश्चंस अगर हम कंप्लीट करें तो आपका क्या स्कोर रहा उसमें से। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज सेकंड ओनली। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट था, ओवर द टाइम इंडियन पीपल वर सफरिंग ड्यू टू ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज बट दे नेवर रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। तो देखिए ये क्यों गलत है, बिकॉज इसमें क्या है कि ये बात सही थी कि जो इंडियंस थे वो काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे थे। अलग अलग सेक्शंस जो इंडियंस के थे, चाहे आप पीजेंट्स देख लीजिए, ठीक है, हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो देख लीजिए। ठीक है। तो अलग अलग सेक्शंस जो थे वो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उनके कारण सफ़र कर रहे थे, ये बात ठीक है। बट यहाँ पे एक कैच है जो लिखा हुआ है इन्होंने, दे नेवर रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। ऐसा नहीं था। ठीक है। क्योंकि 1857 के पहले भी आप देखेंगे अलग अलग रिवॉल्ट्स हुए हैं, बट ये बात थी कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो बहुत ज़्यादा मासिव स्केल पे हुआ, अलग अलग रीजन्स में हुआ। ठीक है। इससे पहले छोटे छोटे रिवॉल्ट्स होते थे, पर्टिकुलर रीजन्स में होते थे, जो ब्रिटिशर्स जो है इजीली एक्सप्रेस कर पा रहे थे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे आपका पाइका रेबेलियन है, ठीक है, 1817 में हुआ। उसके बाद अहोम रिवॉल्ट है, सन्यासी रिवॉल्ट है 1763 का। तो ये कुछ रिवॉल्ट्स हैं जो 1857 से पहले हुए, बट द थिंग इज़ कि 1857 का रिवॉल्ट एक अच्छे स्केल पे हुआ था जिसने जो थे ब्रिटिशर्स को एकदम से हिला के रख दिया था। ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है ब्रिटिश रूल में। ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द लैंडलेस पीजेंट्री एंड राइवल इंडेप्टनेस वॉज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट लेड टू रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये बिल्कुल सही है।
तो आपने देखा भी होगा आंसर में हमने देखा है सेकंड ओनली बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज देखिए जैसे हमने बात की कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, अलग अलग सेक्शंस जो थे एक्सप्लॉइट हो रहे थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी में। उसमें एक जो मेजर सेक्शन इनसे इम्पैक्ट हो रहा था वो था पीजेंट्स, ठीक है। हमारे जो फार्मर्स थे वो बहुत बुरी तरह इनसे इम्पैक्ट हो रहे थे। बिकॉज रीज़न क्या था इसमें कि ये डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स लेके आ रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया, राइट, ठीक है। उसके बाद जो है रियौतवाड़ी सेटलमेंट आई, महलवाड़ी सेटलमेंट आई। तो ये अलग अलग जो रेवेन्यू सेटलमेंट एक्ट्स थे ब्रिटिशर्स के, ये बेसिकली क्या था कि ये ब्रिटिशर्स की इनकम को बढ़ाना चाह रहे थे, ठीक है। हाई रेवेन्यूज होते थे इसके, फार्मर से हाई रेवेन्यू लिए जाते थे, जिस वजह से क्या हो रहा था हमारे पीजेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू दे नहीं पाते थे, उनको कर्जा लेना पड़ता था, ठीक है। मनी लेंडर से वो फिर डेप्ट वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, लोन्स ले रहे हैं, और फिर उसके बाद वो पे कर नहीं पा रहे थे, तो इनडेप्टनेस बहुत ज़्यादा थी। एंड देन उसके बाद कई बार क्या हो रहा था, आप देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में क्या था कि अगर, ठीक है, इसमें परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में एक सनसेट क्लॉज था। तो सनसेट क्लोज में क्या बोलते थे कि अगर जो डेट फिक्स्ड है उसको अगर जैसे ज़मींदारों को बोला जाता था कि तुम फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करो, राइट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर ज़मींदार नहीं कर पा रहा तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अंडर एक सनसेट क्लॉज था। वो क्या बोलता था कि इफ़ ऑन गिवन डेट, ये जो फिक्स्ड डेट थी जिस पे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ज़मींदार फेल्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू, ठीक है, ज़मींदार रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाता, तो उस ज़मींदार की ज़मीन भी जो है वो ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेंगे। तो इसीलिए जो है इंडेप्टेडनेस, लैंडलेस पीजेंट्री एक इम्पॉर्टेंट कॉज बना ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होता है, राइट, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा आता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें नहीं दिखी थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखेंगे हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे दिखा कि हिंदू मतलब हिंदू लीडरशिप थी, ठीक है, मुस्लिम आगे सोल्जर्स रखे हुए थे। फॉर एग्जांपल रानी झांसी के केस में आप देखेंगे जो रानी झांसी का रेजिमेंट होता है, ठीक है, उसमें अफगान सोल्जर्स भी उनको सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे हमने जो एम्प्रर, मुगल एम्प्रर थे बहादुर शाह जाफर, उनको लीड बनाया था, ठीक है, लीडर बनाया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होके यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। इसलिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है। तो इसलिए हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ यही एक ट्रू स्टेटमेंट है, बाकी दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कुछ सेंटर्स दिए गए हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके लीडर्स बताए गए हैं कि कौन सी प्लेस पे किसने लीड किया। आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है इनमें से। तो देखिए लखनऊ में कंवर सिंह, ठीक है, कानपुर में नाना साहेब, बरेली में खान बहादुर। तो आपके ऑप्शंस कौन से हैं? ए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी ऑल ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। कौन सा इनमें से करेक्ट है वो आपको बताना है। तो चलिए मैं 30 सेकेंड्स वेट करूंगी, आप इतने आंसर कीजिए। तो देखिए इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। कानपुर देखिए आपको ये तो इजी सा रहता है, कानपुर आपको सबको पता है नाना साहब ने लीड किया था, राइट। तो हम जो है इजीली जो है डी ऑप्शन को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है, राइट। उसके बाद हमें रह गया फर्स्ट एंड थर्ड। ये आपको थोड़े से सेंटेंस थोड़े आपको माइंड में अपने याद रखने होंगे, ठीक है, माइंड में रखने होंगे। तो हम यहाँ पे एक बार लिस्ट देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं, ठीक है। तो ये आप टेबल अपने माइंड में थोड़ा रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। आपको ऐसा मैच करना या करेक्टली मैच ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए दिल्ली में हमें पता है बहादुर शाह जाफर जो है उन्होंने लीड किया था, उनके साथ थे जनरल भक्त खान,
ठीक है। उसके बाद कानपुर में नाना साहेब, साथ में थे तांत्या टोपे। झांसी हमें सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, ठीक है। बरेली में खान बहादुर। बिहार में सॉरी यहाँ पे जगदीशपुर इधर आना था। बिहार में थे कंवर सिंह, जो अभी हमने ऊपर देखा था, राइट। हमने कहाँ पे देखे थे कंवर सिंह? लखनऊ में, तो वो गलत हो जाता है। लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल, ठीक है। और उनके सन थे बरगिस कादिर। उसके बाद फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। लीडर्स उनके कौन कौन से थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप इसको ज़रूर माइंड में रखिए अपने। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट जो है, एजुकेटेड इंडियंस वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। सेकंड जो है, जॉन सेले कंसीडर रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज सेल्फिश सिपोई म्यूटनी, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी आप देखिए कोई भी एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, नॉट करेक्ट, यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स जो हैं गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है वन ओनली, बी ऑप्शन है सेकेंड ओनली, थर्ड है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो ठीक है, आप आंसर कीजिए इसका। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा वन ओनली, ठीक है, नॉट करेक्ट। क्योंकि देखिए एजुकेटेड इंडियंस जो थे उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में नहीं पार्टिसिपेट किया था, ये आपको माइंड में रखना है। बिकॉज उनका क्या व्यू पॉइंट था, वो समझ रहे थे कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये थोड़ा बैकवर्ड लुकिंग है, ठीक है। क्योंकि एजुकेटेड इंडियंस बेसिकली उस टाइम पे क्या था, इंटेलिजेंसिया आता है, मिडिल क्लास, ठीक है। एजुकेटेड इंडियंस जो होते हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह गेन कर रहे होते हैं, तो उनको जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ होती हैं वो उनको लगता है कि एडवांसमेंट लेके आएंगी इंडियंस में, ठीक है। इंडिया में एडवांसमेंट्स होंगी, है ना, फर्दर हमारी सोसाइटी आगे इम्प्रूव करेगी। इसलिए वो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो रहा है उसको कहीं ना कहीं बैकवर्ड लुकिंग समझते हैं, ठीक है, कि वो आगे बढ़ने की जगह पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है एजुकेटेड इंडियंस पार्टिसिपेट नहीं करते 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है। इसके साथ आपको माइंड में रखना होगा कि कुछ और सेक्शंस भी हैं जो 1857 के रिवॉल्ट में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे बिग ज़मींदार्स थे, ठीक है, बड़े ज़मींदार्स हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, इन्होंने जो है नहीं पार्टिसिपेट ज़्यादा किया। बिकॉज इनको होता था कि हमारा ज़्यादा जो हमारे इंटरेस्ट सर्व होंगे, हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा वो ब्रिटिशर्स से अगर हम लॉयल रहेंगे तभी हमारे इंटरेस्ट जो है सर्व होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स का भी यही था कि हाँ इनको जो है अपने कंट्रोल में करके हम बाकी सब पे रूल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बिग ज़मींदार्स, मनी लैंडर्स, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर आप देखेंगे मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास जैसे हमने बात की, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कुछ हमारे इंडियन रूलर्स थे, फॉर एग्जाम्पल सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ठीक है, इंदौर के होलकर्स थे, इन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था। इवन इन्होंने क्या किया उल्टा, ठीक है, दे हैव सपोर्टेड द ब्रिटिश रूल, ठीक है, इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। और वैसे भी आप देखेंगे अगर रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये नॉर्थ में नर्मदा के ऊपर जो रीजन्स है इधर ही ज़्यादा मतलब लोगों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, ठीक है। पार्टिसिपेशन जो हमें मिला वो नॉर्थ में ही मिला, साउथ जो था मोर और लेस वो अनइफेक्टेड ही रहा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये कुछ आपको पॉइंट्स हैं ये आपको माइंड में रखने होंगे, किन्होंने पार्टिसिपेट किया, किन्होंने नहीं किया, कौन से रीजन्स इफेक्टेड थे, कौन से नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह से अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट हो जाती है। एंड देन सेकेंड स्टेटमेंट इज जॉन सेले कंसिडर्ड रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज सेल्फिश सिपाही म्यूटनी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
डिफरेंट हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जॉन सेले जो थे एक इंग्लिश हिस्टोरियन थे, ठीक है। तो आपको माइंड में रखना होगा जो ये इंग्लिश हिस्टोरियंस थे इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, ठीक है। क्यों करेंगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था तो उसको नहीं सपोर्ट करेंगे। इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि ये एक सिर्फ अनपेट्रियोटिक सेल्फिश सिपाही म्यूटनी थी, कि जो सोल्जर्स थे उनका खुद के जो है रीजंस थे, ठीक है, उनकी खुद की सेल्फिशनेस थी जिसकी वजह से ये हुआ। कुछ पेट्रियोटिज्म, कुछ देशभक्ति इसमें नहीं थी, एंड कोई भी इसमें ज़्यादा अच्छी लीडरशिप वगैरह कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये एक बात कौन बोलते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉन सेले, ठीक है। बाकी इसके साथ जो है आप और भी हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट्स माइंड में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीडी सावरकर जो थे इन्होंने बोला इसको प्लैंड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए वॉर की बात की इन्होंने। डॉक्टर एस.एन. सेन थे, उन्होंने बोला कि रिवॉल्ट जो था 1857 का ये स्टार्ट तो हुआ था एज अ फाइट फॉर रिलीजन, ठीक है। जैसे हम देखते हैं इसमें था इमीडिएट कोज, आपको सबको पता है एनफील्ड राइफल्स का होता था, राइट। उसमें क्या था कि काउ और पिग फैट यूज़ हो रही है तो हमारे रिलीजन्स जो थे, ठीक है, रिलीजियस सेंटीमेंट्स थे वो हर्ट हो रहे थे, राइट। तो डॉक्टर एस.एन. सेन क्या बोलते हैं कि ये स्टार्ट तो एज अ फाइट हुआ था फॉर रिलीजन बट एंड हुआ एज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर डॉक्टर आर.सी. मजूमदार हैं, वो बोलते हैं कि ये इट इज़ नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछ लेते हैं ये किसने बोला है कि ये फर्स्ट भी नहीं था, नेशनल भी नहीं था और एक कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी नहीं था। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस ने डिफरेंट व्यूज़ रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए किसने कौन सा व्यू दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर अभी जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उस फर्स्ट स्टेटमेंट है द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबॉलिश्ड एंड ब्रिटिश क्राउन वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। Indian soldiers were increased and promised equal treatment as the European soldiers. Then third statement is the era of annexation of Indian states ended, ठीक है। उसके बाद आता है क्वींस प्रोक्लेमेशन promised equal opportunities for Indians in government services, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं कि आपको बताना है क्या रिजल्ट रहा रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकंड है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, देन सी ऑप्शन इज फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओनली, और फिर डी आता है 1 एंड 4 ओनली, ठीक है। आप इसका आंसर कीजिए, मैं 30 सेकेंड्स के अराउंड वेट करती हूँ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन आपका, दैट इज़ फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओनली, ठीक है। आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत हो जाता है, बाकी सब सही हैं। तो हम एक बार जल्दी से कॉन्सिक्वेंसेस सारे देख लेते हैं कि कौन कौन से मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले सबको आपको पता है कि 1858 का एक्ट आया, एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को ख़त्म कर दिया गया था एंड ब्रिटिश क्राउन के अंडर डायरेक्टली जो है इंडिया का रूल आ गया था, ठीक है। तो इसलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, राइट। उसके बाद सेकंड यहाँ पे क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जैसे आपने देखा होगा 1784 का जो पिट्स एक्ट होता है उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग से इस्टेब्लिश हुआ था, राइट, ठीक है। तो क्या था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। पॉलिटिकल अफेयर्स जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, ऐसा बोला गया था 1784 के एक्ट में, राइट। और कमर्शियल जो था वो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। अब यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात ही ख़त्म हो गई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कोई यूज़ में नहीं रहता, इसीलिए अभी वो भी ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो 1858 के एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो गया एंड देन यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया ब्रिटेन में अब, ठीक है, इंडिया की असिस्टेंस के लिए, ओके, और सॉरी इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इसमें
प्लस इनको 15 मेंबर्स काउंसिल दी गई जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करते थे, ठीक है। दिस इज सेकेंड कॉन्सिक्वेंस। आफ्टर दैट कम्स थर्ड इज कॉन्सिक्वेंस। इसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, राइट, उनको अभी एडिशनल टाइटल दिया गया वाइसरॉय का। देखिए ये भी चीज़ यहाँ पे आपको माइंड में रखनी है कि वाइसरॉय का एडिशनल टाइटल दिया गया था। ये नहीं था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था, इट वॉज नॉट एबॉलिश्ड, ठीक है, बट एन एडिशनल टाइटल ऑफ वाइसरॉय वॉज गिवन, ठीक है, जिससे क्या था, उनको जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको जो है रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। बेसिकली ये मतलब था इसका। तो यहाँ पे आपको ये भी माइंड में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको पूछ लेते हैं कि कौन जो थे फर्स्ट वाइसरॉय बने इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्वींस जो प्रोक्लेमेशन आया था उसने ये बोला था अभी कि हम जो अनेक्स वगैरह कर रहे थे पहले, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब, सब्सिडरी अलायंस, अलग अलग पॉलिसीज थी, ठीक है, जिसके अंडर इंडियन स्टेट्स को कैप्चर किया जा रहा था, अनेक्स करा जा रहा था। तो अभी क्वीन ने मना कर दिया कि हम जो है हमारी अनेक्सेशन का जो पॉलिसी है इसको एंड कर देंगे, ठीक है। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो थी वो भी करेक्ट हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ हमारा नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस आता है कि यहाँ पे इंडियंस को बोला गया अभी कि तुम्हें कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रेशियल बेसिस पे, ठीक है। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे, और इंडियन सोल्जर्स का जो नंबर था उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया था। तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट ऊपर गलत हो जाता है, हमने देखा था अभी, क्योंकि वहाँ पे देखिए क्या था, इंडियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड एंड प्रॉमिस्ड इक्वल ट्रीटमेंट एज यूरोपियन सोल्जर्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इंडियन सोल्जर्स का नंबर कम कर दिया गया था। क्योंकि क्या था, देखिए प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई थी, प्रॉब्लम आर्मी से ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सिपाही म्यूटनी, सोल्जर्स ने सबसे पहले रिवॉल्ट किया, तो ब्रिटिशर्स का जो भरोसा था अब इंडियन सोल्जर्स पे वो कम्प्लीटली उठ गया था, ठीक है। लाइक दे वर नॉट नो मोर ट्रस्टिंग ऑन इंडियन सोल्जर्स, इसीलिए उन्होंने इंडियन सोल्जर्स के नंबर्स को कम कर दिया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई, जो तो जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, फॉर एग्जांपल गोरखास ने उन्हें सपोर्ट किया था, राइट, उनके नंबर्स को तो इंक्रीज किया गया, बट बाकी जगह पे जैसे बंगाल में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो बॉम्बे वाली प्रेसिडेंसी थी उसमें कम था। तो जिन्होंने तो सपोर्ट करा, ठीक है, उनको उन्होंने इंक्रीज कर दिया उनका नंबर्स, बट जिधर उन्होंने नहीं सपोर्ट करा उनका नंबर डिक्रीज कर दिया गया था। तो ओवरऑल जो इंडियन सोल्जर्स का नंबर था अभी इंक्रीज कर दिया गया, और यूरोपियन सोल्जर्स जो थे उनको उनका नंबर इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो क्योंकि वो उनको था कि ये हमारे लिए अभी लॉयल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आर्मी अमेलगमेशन स्कीम भी आती है 1865 में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि भाई जो तुम्हारे भी ट्रूप्स वगैरह सोल्जर्स थे ये अब ब्रिटिश क्राउन के लिए काम करेंगे, क्योंकि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कम्प्लीटली जो है ख़त्म कर दिया था, ठीक है। उसके बाद ये है कि बाकी अभी जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले रिफॉर्म्स आए थे, जैसे हमने देखा हमने पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री में कि सती को बैन किया गया, राइट, विडो रीमैरिज को अलाउ किया गया। कुछ ऐसे रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स लेके आए थे जो हमारी इंडियन सोसाइटी को पसंद नहीं आए थे, ठीक है। दैट ऑल्सो बिकम वन ऑफ द मेजर रीजन्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 कि इंडियंस को लगता था ये ब्रिटिशर्स हमारे जो कल्चर है इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए अभी ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि हम जो इंडियंस हैं इनको अभी कोई रिफॉर्म वगैरह इनके लिए नहीं करेंगे, ठीक है। रिफॉर्म्स का जो फेज था वो भी एंड पे आ गया, बट इन्होंने जस्टिफाई क्या किया, इन्होंने बोला कि इंडियंस जो हैं वो रिफॉर्म्स करने के लायक ही नहीं है, मतलब उनके लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता, वो अनसिविलाइज्ड ही रहेंगे। तो बेसिकली उनका ये कहना था, बट हाँ हमें ये माइंड में रखना है कि यहाँ से जो वो रिफॉर्म्स का फेज था वो एंड उसका हो चुका था, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होता है, और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी जल्दी से, दैट इज अबाउट ब्रह्मो समाज।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, इट वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828, ठीक है। इट बिलीव्ड इन मोनोथिज्म एंड आइडल वर्शिप। देन थर्ड इज इट क्रिटिसाइज्ड कास्ट सिस्टम। अब आपको क्या बताना है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट ट्रू। देखिए यहाँ पे भी कैच है, नॉट ट्रू, कौन सी नहीं सही, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन है सेकंड ओनली, सी ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, डी ऑप्शन है ऑल आर ट्रू। तो आप आंसर कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हमारा जो सही आता है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें नहीं सही, तो आप सबने आई होप आंसर कर लिया होगा, दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ओनली। तो क्या देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज को फाइंड किया 1828 में, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इट बिलीव्ड इन मोनोथिज्म एंड आइडल वर्शिप, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि देखिए मोनोथिज्म तो बात ठीक है, मोनोथिज्म बात ठीक है, बट आइडल वर्शिप में जो है मूर्ति वगैरह जैसे हम हिंदुइज्म में पूजा करते हैं, ब्रह्मो समाज इसको नहीं मानता था, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। एंड हेयर मोनोथिज्म इज गॉड इज वन, ठीक है, एक गॉड में बिलीव करना, तो ये ब्रह्मो समाज मानता था, ठीक है। देन थर्ड इज इट क्रिटिसाइज्ड कास्ट सिस्टम, बिल्कुल सही है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं, पहले थोड़ा राजाराम मोहन रॉय के बारे में देख लेते हैं, जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। तो इन्होंने बहुत सारे कुछ ऐसे रिफॉर्म्स ये ट्राई किए इंडिया में लेके आने का, जिसके कारण इनको जो है फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी बोला गया, ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला गया, क्योंकि इन्होंने जो है हमारी जो सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी, उसमें कुछ अगर गलत चीज़ें थी, ठीक है, हमारी कुछ पुरानी गलत चीज़ें, हमारे ट्रेडिशंस फॉलो हो रहे थे, उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की, ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल हिम फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, ओके। तो इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स किए हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा जो है सेटअप की थी कलकत्ता में, ठीक है, और उसका भी मेन एम जैसे अभी हमने देखा ब्रह्मो समाज का, ठीक है, टू प्रोपोगेट मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मतलब एक गॉड में, बिलीव इन वन गॉड, ठीक है, एक गॉड को हम मानते हैं, ठीक है, तो उसको प्रोपोगेट करना था। और आइडोलेट्री जैसे आइडल वर्शिप वगैरह उसके अगेंस्ट था ये, ठीक है। तो 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा को सेटअप किया, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से माइंड में रखना है कि अगर ब्रह्मो समाज की बात करें, राजा राम मोहन रॉय की बात करें, वो हमेशा मोनोथिज्म को फेवर करते थे, ठीक है। देन कम्स 1828, ठीक है, 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने, जैसे हमने ऊपर अभी क्वेश्चन में देखा, ब्रह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और उनका वही था कि हिंदुइज्म जो है, हिंदुइज्म में अगर कुछ गलत चीज़ें हैं हम उनको जो है रिफॉर्म करें, ठीक है, हम प्योरीफाई करें हिंदुइज्म को, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाती है। उसके बाद आगे जो है ब्रह्मो समाज जो है, ठीक है, इसमें आगे देवेंद्रनाथ टैगोर आप देखेंगे उनका रोल आता है, उन्होंने 1842 में इसको ज्वाइन किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो था इसके दो मेन यहाँ पे इन्होंने काम किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, एक तो था कि हिंदुइज्म के अंदर ही अगर कुछ गड़बड़ है उसको हमने सही करना है, सेकंड, ठीक है, हमने क्रिश्चियन मिशनरीज को अपोज करना है जो कि हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते थे, या फिर वो हिंदूज को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर रहे थे। तो आउटसाइड ब्रह्मो समाज वो क्या करते थे, वो उनको अपोज करते थे क्रिश्चियन मिशनरीज को, बट इनसाइड क्या करते थे, वो हिंदुइज्म जो था उसको प्योरीफाई करने की बात करते थे कि हम हिंदुइज्म में भी सुधार लेके आए अगर कुछ गलत चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ब्रह्मो समाज ने वर्क किया। आगे जो है ये ब्रह्मो समाज की डिविजन्स आ जाती हैं, ठीक है, केशव चंद्र सेन का रोल आता है, तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप ये वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ब्रह्मो समाज में आगे डिविजन्स होती हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ब्रह्मो समाज का भी आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखिए जैसे ब्रह्मो समाज था 1828 में, इसके बाद ये दो में डिवाइड होता है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्मो समाज। आदि ब्रह्मो समाज जो जैसे अभी हमने देवेंद्रनाथ टैगोर देखा, इनके अंडर था,
ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन के अंडर होता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर ये डिवाइड करता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, एक तो रहा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, जो आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र दत्त, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये कैसे क्या था आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसका PDF आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो एक बार हम जल्दी से फीचर्स देख लेते हैं ब्रह्मो समाज के। तो पहले जैसे हमने बात की कि अब पॉलीथिज्म के अगेंस्ट था, मोनोथिज्म को प्रमोट करता था, राइट, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट था, इसीलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट हमने गलत बोला है। ठीक है, क्योंकि ये आइडल वर्शिप को फेवर नहीं करता था। ठीक है, देन सेकेंडली अगर कर्मा की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्मा के बारे में इसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। ठीक है, इन्होंने ये इंडिविजुअल पे छोड़ दिया कि तुम क्या बिलीव करते हो, कर्मा में करते हो नहीं करते हो, सोल का, हमारी सोल का कैसे ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है, उसके ऊपर ब्रह्मो समाज जो है चुप रहा। ठीक है, इन्होंने कोई अपना व्यू रिप्रेजेंट नहीं करा। ये बहुत बार एग्जाम में आपको इसके बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन उसके बाद कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, ये हमने देख लिया। उसके बाद ये वेदास और उपनिषद, इनमें सब में बिलीव करते थे। ठीक है, हिंदुइज्म में भी बिलीव करते थे, बट इनका वही था कि अगर कुछ गलत चीज़ें हैं वहाँ पे, उनको हमने सही करना है। ठीक है, उसके बाद एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये आपको कई बार पूछा जाता है कि ब्रह्मो समाज को अपोज किसने किया था। ब्रह्मो समाज को अपोज जो था, धर्म सभा थी एक, राधाकांत देव के अंडर। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मो समाज को अपोज किया था। रीज़न भी, वो भी हिंदुइज्म में बिलीव करते थे, धर्म सभा, बट वो क्या थे, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। ठीक है, ट्रेडिशनल, उनका था कि ब्रह्मो समाज जो हिंदुइज्म में रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं वो गलत है, वो हिंदुइज्म को एज सच ही एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, इसीलिए धर्म सभा ने ब्रह्मो समाज को अपोज किया था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछते हैं कि किसने अपोज करा था, धर्म सभा ने किया था। ठीक है, तो चलिए हमने आज फिर अच्छे से ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मैं और ऐसे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ठीक है, बाकी PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उनका लिंक मैं आपको जो है शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।